वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में ही डिस्कस किए थे। आज उसके आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस किए थे आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 14। आज हम 14 से 18 तक यानी मौलिक अधिकार का जो पहला अधिकार है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो कौन सा है, समानता या समता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से 18 तक पढ़ते हैं। आज हम लोग उसके बाद जो कौन कौन से मौलिक अधिकार है वो उसमें उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरा नंबर पे आता है स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल इसे कितने में हम लोग पढ़ते हैं, 19 से 22। आर्टिकल 19 में हम लोग क्या पढ़ते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो कि आर्टिकल 19 में है। 19 के एक यानी भाग 1 यानी 19 का 1 में हम लोग क्या पढ़ते हैं, बोलने की स्वतंत्रता यानी व्यक्ति को बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, जो किसमें वर्णित है, आर्टिकल 19 का 1 में। उसी तरह 2 में क्या वर्णित है, 19 का 2 पार्ट में क्या वर्णित है, अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होकर सभा करने का यानी शांतिपूर्ण ढंग से सभा करने का अधिकार। उसी तरह पार्ट 3 में क्या है, सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता यानी सभा या समूह बनाने की स्वतंत्रता है। भाग 4 इसमें क्या है, भारत में आवागमन यानी भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है। पांचवा कौन सा है, भारत में निवास करने की स्वतंत्रता यानी भारत में कहीं भी किसी भी राज्य में निवास करने की आजादी या स्वतंत्रता है। छठा क्या है, आजीविका या रोजगार यानी रोजगार करने की स्वतंत्रता यानी अपने इच्छा अनुसार अपने योग्यता के अनुसार रोजगार करने की छूट दी गई है। तो ये था स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें क्या क्या था, आइए डिस्कस करेंगे, इसे कैसे याद रखेंगे। सबसे पहला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में जो है पहला कौन सा है, बोलने की स्वतंत्रता यानी एक व्यक्ति जो बोलता है किसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ बोलता है, तो उसकी आवाज नहीं सुनी जाती है, तो वो क्या करता है, एक शांतिपूर्ण ढंग से बैठ करके सभा करता है। तो उसके बाद सभा करने के बाद क्या करता है, सभा से अगर नहीं सुन पाता है तो सभा समूह में बदलता है, जो कि सभा समूह में बन जाता है। समूह बनने के बाद क्या होता है, समूह से भी अगर नहीं सुनवाई हो रहा है तो आ जाकर यानी भारत में आवागमन की स्वतंत्रता, जो कि 4 में वर्णित है। 5 में अब कहीं आ जा रहा है तो घर तो चाहिए, यानी आने जाने तो कहीं निवास की जरूरत पड़ेगी, तो निवास यानी रहने की यानी भारत में निवास करने की। तो अगर रहना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो रोजगार चाहिए, तो आजीविका यानी छठा में क्या है, आजीविका यानी रोजगार करने की स्वतंत्रता। तो इस ढंग से हम लोग पढ़ेंगे तो आर्टिकल 19 में कौन कौन पार्ट जो है वो हम लोगों को याद हो जाएगा। आर्टिकल 20 का 1 में क्या वर्णित है, उसे उसी कानून की सजा यानी अगर कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है तो उस समय यानी 2019 में मान लीजिए कोई अपराध किया, तो उस समय जो कानून बना है उसी कानून के आधार पर सजा दिया जाएगा, न कि अभी जो वर्तमान में 2024 चल रहा है इसके हिसाब से अगर कोई कानून की सजा नहीं होगी। जो उस समय कानून बना था उसी के आधार पर सजा दी जा सकती है उसे। दूसरा में क्या वर्णित है, गवाही के लिए बाध्य नहीं यानी वो खुद की गवाही के लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। ये भी किसमें वर्णित है, 20 का भाग 2 में। उसी तरह 3 में यानी 3 में क्या वर्णित है, एक अपराध का एक ही बार सजा। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति एक अपराध कर रहा है तो उसे केवल एक ही बार सजा दे सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक ही अपराध का वो बार बार सजा नहीं भुगत सकता, यानी बार बार वो सजा नहीं काट सकता। तो यानी एक अपराध का केवल एक सजा, ये भी किसमें है, 20 का भाग 3 में। उसी तरह हम लोग आर्टिकल 21 में क्या वर्णित है, प्राण एवं दैहिक यानी जीवन का अधिकार यानी प्राण एवं दैहिक या जीवन का अधिकार यानी जीवन जीने का अधिकार, ये किसमें वर्णित है, आर्टिकल 21 में। जो ये किसके द्वारा ये संरक्षण ये किनके द्वारा किया जाता है, मौलिक अधिकार का हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा
यानी प्राण एवं दैहिक यानी जीवन का अधिकार को ही उसके अंदर ही आता है। कौन सा एक अधिकार? निजता का अधिकार, जो कि मौलिक अधिकार का ही एक भाग है, यानी फंडामेंटल राइट का ही एक पार्ट है। उसके बाद 21 का ए, इसमें क्या वर्णित है? 86 अमेंडमेंट, यानी 86 अमेंडमेंट जो कब हुआ था? 2002, यानी 86वें संशोधन जो कब हुआ था? 2002 में। इसमें क्या वर्णित है? 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त में निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, अनिवार्य शिक्षा, यानी 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें मुफ्त रूप से अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाए। ये किस में वर्णित है? आर्टिकल 21 का ए में। उसके बाद आर्टिकल 22, इसमें क्या वर्णित है? गिरफ्तारी के संरक्षण, यानी अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया तो उसके संरक्षण में जो प्रावधान दिया गया वो किसमें वर्णित है? आर्टिकल 22 में। पहला कौन सा प्रावधान है? पहला आर्टिकल 21 का भाग 1, यानी पहला कौन सा है? कारण पूछने, यानी हमें कौन कारण से है, यानी किस कारण से हमें गिरफ्तार किया जा रहा है, ये पूछने का अधिकार किसमें है? आर्टिकल 21 का 1 में। उसी तरह आर्टिकल 22 का 1 में क्या वर्णित है? कारण पूछने का अधिकार। उसी तरह आर्टिकल 22 का भाग 2 में क्या वर्णित है? 2 में 24 घंटे में उपस्थित आवागमन का समय छोड़कर, यानी अगर अपराध कोई किया है तो उसे कोर्ट में 24 घंटे के अंदर उपस्थित, यानी न्यायालय में उसे 24 घंटे के अंदर उपस्थित किया जाता है। लेकिन उस समय उसमें जो है आवागमन यानी आने जाने की जो समय है उसको छोड़कर जो 24 घंटा है उसके अंदर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है गिरफ्तारी होने के बाद, गिरफ्तार करने के बाद किसी व्यक्ति को। तीसरा कौन सा है? मनपसंद कानून या सलाह वकील, अगर वो व्यक्ति चाहे जिसे तो अपने मनपसंद से वकील रख सकता है, अपने इच्छानुसार अपना वकील रख सकता है। ये किस में वर्णित है? आर्टिकल 22 का 3 में। उसके बाद ये था हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा कौन सा अधिकार है हमारा? शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट एक्सप्लॉइटेशन, जो कि कब किस में है? कौन सा आर्टिकल में? ये कौन सा आर्टिकल में हम लोग इसे पढ़ते हैं? आर्टिकल 23 से 24। आर्टिकल 23 में क्या वर्णित है? मानव दुर्व्यवहार, श्रम और बंधुआ मजदूरों का निषेध, यानी मानव दुर्व्यवहार, बलात्, श्रम, उसके बाद बंधुआ मजदूरों का निषेध, यानी मानव का व्यापार, यानी मानव का तस्करी, यानी मानव को बेचना, ये भी प्रतिबंधित है। और बंधुआ मजदूरों से काम करवाना, ये भी निषेध है। उसके बाद आर्टिकल 24 के बाद क्या है? 14। आर्टिकल 24 में क्या है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी खतरनाक या संकटपूर्ण कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, जैसे कारखाना, खान, यानी जितने भी संकटपूर्ण कार्य है उसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर नहीं लगाया जा सकता। ये किस में वर्णित है? आर्टिकल 24 में। तो आर्टिकल 23 में क्या वर्णित है? आइए उसके बारे में देख लेते हैं। मानव दुर्व्यवहार, श्रम, बंधुआ मजदूरों के निषेध के बारे में। उसके बाद दूसरा 24 में क्या वर्णित है? आर्टिकल 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक या संकटपूर्ण कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, यानी कारखाना या खनन में उन्हें नहीं लगाया सकता काम पर। तो ये था हमारा आर्टिकल 23 से 24, जो कौन सा था? शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद चौथा कौन सा अधिकार है हमारा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, जो किस आर्टिकल में हम लोग पढ़ते हैं इसे? आर्टिकल 25 से 28। आर्टिकल 25 में क्या वर्णित है? आइए उसके बारे में देखते हैं। धर्म मानने और आचरण यानी प्रचार, यानी अपने इच्छा अनुसार धर्म को मानने, उसे प्रचार करने, उसे अनुसरण करने, इसकी स्वतंत्रता किसमें हमें दिया गया है? आर्टिकल 25 में। उसके बाद आर्टिकल 26 में क्या वर्णित है? धार्मिक प्रबंधन, यानी
धार्मिक प्रबंधन जो है किसमें वर्णित है? आर्टिकल 25 में। धार्मिक प्रबंधन किसमें वर्णित है? आर्टिकल 26 में। उसी तरह आर्टिकल 27 में क्या वर्णित है? धार्मिक कार्यों पर खर्च और धन पर कर से मुक्ति, यानी धार्मिक कार्यों में जितने भी खर्च होते हैं उस पे कर मुक्त रखा गया है, यानी उस पे कर नहीं लगता है। ये किसमें वर्णित है? आर्टिकल 27 में। उसी तरह आर्टिकल 28 में क्या वर्णित है? धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, यानी धार्मिक शिक्षा यानी धर्म की जहाँ पे शिक्षा दिया जा रहा है उसमें उपस्थित होना, उसमें भाग लेना, जहाँ पे भी धार्मिक पूजा वगैरह जो भी उपासना हो रहा है वहां पे भाग लेना, इसकी क्या है? स्वतंत्रता हमें दिया गया है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 28 के तहत। उसके बाद चौथा मौलिक अधिकार के बाद हमारा पांचवा कौन सा मौलिक अधिकार है? पांचवा हमारा कौन सा मौलिक अधिकार है? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। ये किसमें वर्णित है? आर्टिकल 29 से 30। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार किसमें वर्णित है? आर्टिकल 29 से 30। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 में क्या वर्णित है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, यानी अल्पसंख्यक जो है हमारे देश में उनके हितों को संरक्षण किया जाए, उनको हित को खत्म नहीं किया जाए, उसके लिए क्या प्रावधान है हमारा संविधान में? कौन सा आर्टिकल है उसके लिए? आर्टिकल 29, जिसमें क्या है? भाषा, लिपि और संस्कृति, यानी अल्पसंख्यकों के भाषा, लिपि और संस्कृति के बारे में प्रावधान दिया गया है। उसके बाद आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 में क्या वर्णित है? शिक्षण संस्थानों की स्थापना, प्रशासन करने, यानी अल्पसंख्यक जो है हमारे देश में उनके शिक्षण संस्थानों और उनके प्रशासन की जो व्यवस्था, ये किसमें वर्णित है? आर्टिकल 30 में। उसी तरह हमारा छठा जो सबसे लास्ट मौलिक अधिकार है, ये कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। इसे हम लोग कौन से आर्टिकल में इसे हम लोग पढ़ते हैं? आर्टिकल 32। अब आप बोलेंगे जो आर्टिकल 30 के बाद 32 कैसे आ गया? क्योंकि इससे पहले जो एक मौलिक अधिकार था जो 31 में था, संपत्ति का अधिकार, इसे हटा करके अब क्या कर दिया गया? एक कानूनी अधिकार कर दिया गया है, जो संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 का ए में वर्णित कर दिया गया है। इसे संपत्ति के अधिकार को, वो अब कौन सा अधिकार बन गया? एक कानूनी अधिकार बन गया। इसलिए हम लोग उसमें मौलिक अधिकार में इसलिए हम लोग नहीं पढ़ते हैं संपत्ति के अधिकार को। तो इसी कारण छठा जो लास्ट अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे हम लोग आर्टिकल 32 के तहत पढ़ते हैं। अब आर्टिकल 32 में क्या वर्णित है? मौलिक अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था, यानी मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन करता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अगर मान लीजिए हमारे मौलिक अधिकार के खिलाफ, मौलिक अधिकार पर कोई विपत्ति आती है, तो मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो हम कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ये हमारे मौलिक अधिकार को संरक्षण करता है, यानी हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अब मौलिक अधिकार का रक्षा जो करता है सुप्रीम कोर्ट, कौन सा आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32 के तहत। और हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत हमारे मौलिक अधिकार को संरक्षण करता है? 226। हाई कोर्ट 226 और सुप्रीम कोर्ट कौन सा आर्टिकल? 32 के तहत। कैसे हमारी मौलिक अधिकार को रक्षा करता है? रीट जारी करके। और कितने तरह से, कितने प्रकार की रीट जारी करता है ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट? 5 प्रकार की रीट। अब 5 प्रकार की रीट कौन कौन सी है उसके बारे में आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन सी रीट है। सबसे पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी 24 घंटे में बंदी को प्रत्यक्ष किया जाता है। किसके पास? न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, मजिस्ट्रेट के पास। तो ये क्या हुआ? बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसके बाद दूसरा कौन सा है हमारा रीट? परमादेश, जिसे परमादेश में क्या छुपा है? आदेश, जो कि कौन जारी करता है? न्यायालय, जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सरकारी अधिकारियों या व्यक्तियों के कर्तव्य की पालन के लिए, यानी सरकारी अधिकारी या कोई व्यक्ति को अपने कर्तव्य का एहसास कराने के लिए, उसके कर्तव्य को ध्यान में लाने के लिए, पालन कराने के लिए कौन सा रीट जारी करता है? न्यायालय, परमादेश। उसी तरह तीसरा हमारा कौन सा रीट है? प्रतिषेध।
प्रतिषेध हम लोग किसे बोलते हैं? प्रतिषेध में क्या है? ऊपरी न्यायालय जारी करता है निचली न्यायालय के विरुद्ध। यानी हमारे जो देश में ऊपरी न्यायालय कौन सा है? तीसरा हमारा कौन सा रीट है? प्रतिषेध। ये प्रतिषेध जो है ऊपरी न्यायालय जारी करता है निचली न्यायालय को। यानी हमारे देश में जो ऊपरी न्यायालय कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, और उससे नीचे जितने भी न्यायालय है वो कौन सा है? निचली न्यायालय, जैसे हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है हाई कोर्ट के लिए, और हाई कोर्ट जारी करता है डिस्ट्रिक्ट के लिए, यानी अधिकार क्षेत्र से बाहर। यानी मान लीजिए कोई अधिकार जो है हाई कोर्ट के क्षेत्र से बाहर है, तो सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करेगा कौन सा? प्रतिषेध। जो ये कार्य आपके क्षेत्र से बाहर है, तो ये हो गया हमारा प्रतिषेध, इसे ही हम लोग प्रतिषेध बोलते हैं। उसके बाद चौथा हमारा कौन सा है? उत्प्रेषण। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लंबित मुकदमों को मेरे पास ऊपरी न्यायालय जारी निचली न्यायालय के द्वारा। यानी जितने भी लंबित मुकदमे हैं वो जो है उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जारी करता है हाई कोर्ट के खिलाफ, जो कि निचले न्यायालय हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और हाई कोर्ट जारी करता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को उत्प्रेषण। यानी जितने भी लंबित केस है उन्हें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया जाए। ये कौन जारी करता है? ऊपरी न्यायालय निचली न्यायालय के लिए। पांचवा जो सबसे हमारा लास्ट रीट है कौन सा है? अधिकार परीक्षा। इसमें क्या है? ऐसे व्यक्ति या सरकारी अधिकारी अपने पद को अवैध रूप से धारण किए हुए हैं। इसमें क्या है? ऐसे कोई व्यक्ति या ऐसे अधिकारी जो सरकारी पद को अवैध तरीके से धारण किए हुए हैं, तो उनपे ये रीट जारी होता है अधिकार परीक्षा। अगर मान लीजिए ये रीट जारी हुआ तो वो गलत साबित हुए तो उनका पद खत्म कर दिया जाएगा, यानी उनके पद से हटा दिया जाएगा और उनपे कार्रवाई होगी। अगर जांच हुआ और कोई गलत नहीं पाया गया तो उन्हें वो पद पे बने रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ये था हमारा अधिकार परीक्षा। उसके बाद अब कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 33। इसमें क्या वर्णित है? संसद क्या करती है? कानून। तो संसद जो है सेना, सशस्त्र बल, खुफिया विभाग, पुलिस बल, इसके जो मौलिक अधिकार है उन पर, कुछ मौलिक अधिकार पर जो संसद जो है रोक लगा देती है। ये इस कारण रोक लगाती है क्योंकि उससे हमारे देश का ही भला होता है, यानी हमारे देश का ही फायदा होता है। उसी तरह आर्टिकल 34 में क्या वर्णित है? संसद जो है मार्शल लॉ या लॉ लगाती है वो, तो जिस क्षेत्र पर मार्शल लॉ लगता है उस क्षेत्र में मौलिक अधिकारों को कुछ समय के लिए, जितने समय के लिए मार्शल लॉ लगा हुआ है उतने दिनों के लिए जो है कुछ मौलिक अधिकारों को जो है निलंबित, यानी रोक लगा देती है। कुछ मौलिक अधिकारों को हम वहां पे पालन नहीं कर सकते हैं, इससे दंगे बढ़ने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। इसी कारण इसे कुछ समय के लिए इसे बंद कर दिया जाता है, यानी रोक लगा दिया जाता है। उसी तरह आर्टिकल 35 में क्या वर्णित है? संसद क्या करती है? संसद आर्टिकल 35 में मौलिक अधिकारों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार। यानी आर्टिकल 35 में हमें क्या वर्णित किया गया है? जो संसद जो है मौलिक अधिकारों में के संबंध में जो है कानून बना सकती है। किसमें वर्णित है? आर्टिकल 35 में। तो ये था हमारा पूरा डिटेल में मौलिक अधिकार के ऊपर, यानी फंडामेंटल राइट जो हमने पढ़ा 12 से 35 जो हमने पढ़ा इस वीडियो में और इससे पहले वाले वीडियो में, दोनों वीडियो में हम लोगों ने पूरा का पूरा यानी पूरा मौलिक अधिकार हम लोगों ने पढ़ लिया। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिकों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।